हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि शीकेन अपना एक स्टैंड इन ह्वाईसॉन्ग के घर पर भेज देता है। ये देखकर वो हैरान खड़ा हुआ था। रॉन यू से पूछता है कि क्या तुमने ये मंगाया है, और वो आगे से कहने लगती है कि मैंने नहीं बल्कि आपकी सिस्टर ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी। मैंने शीकेन को बताया तो उसने भेज दिया। और बस ये बात सुनते ही उसे अपनी सिस्टर शी पर बहुत गुस्सा आता है। वो दोबारा खाना खाना चाहता था लेकिन मन ही नहीं कर रहा था। शीकेन का मुंह ही मोड़ देता है। बाद में भी बार बार वो शीकेन के स्टैंड इनको घूरे जा रहा था और इनफैक्ट उसे ऐसा लगने लगता है कि ये मुझसे बातें कर रहा है, मुझे चिढ़ा रहा है कि जैसे तुम दोनों के बीच में तीसरा आ चुका हूँ। तो अब वो ऐसा करता है कि उठाता है उसके स्टैंड इनको और पर्दे के पीछे छुपा देता है। अब इसके साथ ही हमें रॉन यू को दिखाते हैं। उसे कुछ पुरानी यादें आ रही थी हाई स्कूल टाइम्स में, जब स्कूल में उसका लास्ट न्यू ईयर था। तो वो सोच रही थी कि काश कोई ऐसा न्यू ईयर आएगा कि जब ह्वाईसॉन्ग मुझे कोई गिफ्ट देगा। और अब कल जो उसने हेयर टाई उसे गिफ्ट में दी थी तो यही बोलकर उसे रखने को कहा था कि तुम ये मेरी तरफ से न्यू ईयर का एक एडवांस गिफ्ट ही समझ लो। और अब उसे वो गिफ्ट इतने सालों बाद रिसीव हो ही गया था। वो काफी खुश हो जाती है। और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग वो जैसे ही उठती है तो ह्वाईसॉन्ग पियानो बजा रहा था। इतने सालों बाद ये नज़ारा भी उसे देखने को मिल रहा था। उसकी लाइफ में बहुत कुछ पॉजिटिव होता जा रहा था। इतने में ह्वाईसॉन्ग उससे कहता है कि तुम बैठो, मैं नाश्ता बनाता हूँ। और बस यहीं बैठे बैठे उसे शीकेन का एक वॉइस मैसेज आता है जो कि ह्वाईसॉन्ग ने भी सुन लिया था। जन सीसी वाला इशू बिल्कुल रिजॉल्व हो चुका था। जन सीसी अपना मेंटल ट्रीटमेंट कराने के लिए अब्रॉड जा चुकी थी। उसके डैड ने सब कुछ सेटल कर दिया था और वो उसके बिहाफ पर एक ऑनलाइन एपोलॉजी भी करेंगे और रॉन यू के नाम को एकदम क्लियर कर देंगे। सब कुछ नॉर्मल होने जा रहा था और रॉन यू अपने घर वापस जा सकती थी। ये सुनते ही ह्वाईसॉन्ग एकदम सैड हो जाता है। उससे कहता है कि तुम एक दो दिन और यहाँ रेस्ट कर सकती हो अगर चाहो तो, लेकिन वो कहती है नहीं, मैं अभी अपना सूटकेस पैक करके आती हूँ। अब वो जैसे ही वापस आती है तो ह्वाईसॉन्ग ने नाश्ता लगाया हुआ था। वो दोनों इकट्ठे बैठकर खाना खाते हैं लेकिन कोई भी बात नहीं कर रहे थे। ह्वाईसॉन्ग तो बहुत सैड था। इतने में उसे एक कॉल आती है और रॉन यू को पता चलता है कि उसे उनके हाई स्कूल के एक टीचर ने बर्थडे पर इनवाइट किया है। और थोड़ी ही देर बाद रॉन यू को भी एक कॉल आती है अपनी मम्मी की तरफ से। उसकी मम्मी कहती है कि मिस्टर ही का बर्थडे है, उन्होंने हमें इनवाइट किया है, क्या तुम आओगी? अब वो समझ जाती है कि हम दोनों को एक ही बर्थडे पर इनवाइट किया जा रहा है, कहीं मेरा कवर ब्लो ना हो जाए। मैंने तो आज तक एडमिट ही नहीं होने दिया कि हम दोनों एक ही स्कूल से हैं। अब फाइनली वो ह्वाईसॉन्ग के घर से चली जाती है। दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं मिंग यिंग के बॉयफ्रेंड चुआन को। उससे एक मैसेज आता है और उसे पता चलता है कि मिंग यिंग ने उसके लिए एक लैंड रोवर खरीदी है। ये कंपनी की तरफ से एक मैसेज था। ये सुनते ही वो खुश हो जाता है। जो आजकल उसे इग्नोर कर रहा था तुरंत ही उसे मैसेज करता है कि क्यों ना आज हम खाने पर मिले। और आज तो उनके रिलेशनशिप की एक एनिवर्सरी भी थी। तो वो बहुत खुश हो जाता है, उसके लिए रोज लेकर बैठा हुआ था। पर मिंग यिंग को उसकी सारी हकीकत मालूम थी। इतने में वो जैसे ही केक मंगवाती है तो उस केक में से रिंग निकली थी, जो कि वो उसको अपनी रिंग वापस लौटा रही थी ये कहकर कि अब हम दोनों ब्रेकअप कर रहे हैं। वो कहता है शायद तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, मेरा दिल हमेशा से तुम्हारे लिए धड़कता है। और इतने में ऊपर से मिस गाओ भी आ जाती है और बस हमें पता चलता है कि इन दोनों गर्ल्स ने आपस में पहले ही मुलाकात कर ली थी और उन्हें इस चीटर के बारे में मालूम पड़ चुका था। अब वो दोनों खड़ी होकर ठीक ठाक उसकी इज्जत और तवाज़ो करती हैं। पहले मिस गाओ उस पर अच्छा गुस्सा निकालती हैं और इन दिनों से ये मैसेज भी आ जाता है कि उसे जॉब से निकाल दिया गया है। अब उसके बाद उसके पास और कोई चारा नहीं था कि वो मिंग यिंग के चरणों में चला जाए, लेकिन वो उसे ये करने की इजाजत भी नहीं देती। वो उससे बोलता है कि अभी तो मेरे लिए लैंड रोवर खरीदी है, तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। लेकिन वो बताती है कि वो तो एक फेक मैसेज था, लैंड रोवर मैंने अपने नाम पर ही खरीदी है। और फिर उसी लैंड रोवर में बैठकर टूटे दिल के साथ रोती हुई लेकिन बिना किसी बर्डन के अपनी लाइफ में अकेले सेटल होने चली जाती है। अब एक दफा ह्वाईसॉन्ग केस के बारे में रॉन यू से बात करता है और बताता है कि ऑफिशियल नोटिस भी आ चुका है जो कि तुम्हारे हक में ही है। ये सुनते ही वो बहुत खुश हो जाती है और यहाँ पर रॉन यू बातों ही बातों में उससे कह देती है कि क्या आपने खाना खाया है, टाइम पर खाया करें। ये सुनते ही वो बहुत खुश हो जाता है और लियो के सामने खूब बढ़ के मारता है। कहता है कि आज तक क्या किसी लड़की ने तुमसे पूछा है कि खाना खाया है कि नहीं? कोई है जिसे मेरी फिक्र होती है, पर तुम हमेशा के सिंगल ही रहने वाले हो। अब वो लियो के साथ बैठकर खाना खाता है और एक प्लानिंग करता है। उसे इतना अंदाजा जरूर हो चुका था कि रॉन यू को भी उसी बर्थडे पर इनवाइट किया गया है, लेकिन वो इस डर की वजह से नहीं आएगी कि मैं भी वहां जाऊंगा। इसलिए वो लियो से कहकर उसके स्टेटस पर कुछ डलवाता है और वो एक फोटो थी स्केजुअल की। वो ये दिखा रहा था कि मैं पूरा हफ्ता कितना बिजी हूँ, लेकिन साथ ही साथ
शू हुआई सॉन्ग का स्केड्यूल भी दिख रहा था और साफ पता चल रहा था कि इस सैटरडे को वो भी बिजी है। उसे मालूम पड़ जाता है कि अगर वो बिजी है तो ऑफ कोर्स वो इतनी दूर दूसरे शहर में बर्थडे अटेंड करने नहीं आ पाएगा। तो वो तुरंत ही अपनी मम्मी को कह देती है कि मैं बर्थडे अटेंड करने जरूर आऊंगी। और फिर इसी के साथ ही उसकी मिंग जिंग से बात होती है। वो उसे कहती है कि मैं इस नॉवल की एंडिंग को थोड़ा चेंज करने वाली हूँ। फीमेल लीड को न्यू ईयर पर हमेशा से मेल लीड की तरफ से एक गिफ्ट चाहिए था। मैं सैड एंडिंग नहीं बल्कि एक हैप्पी एंडिंग देना चाहती हूँ। कई सालों बाद उनका दोबारा से आमना सामना होगा और हमारी हीरोइन को हीरो की तरफ से गिफ्ट मिल ही जाएगा। ये सुनते ही मिंग जिंग खुश हो जाती कि क्या तुम्हें गिफ्ट मिल गया? ओ माय गॉश, तुम्हारी लाइफ में लव ब्लूम करने वाला है। मिंग जिंग बेचारी उसे तो चीयर अप कर देती थी, लेकिन अपनी परेशानी का उसने रॉन यू को बताया ही नहीं था ताकि वो और परेशान ना हो। इतने में उसे लॉयर लियो का ख्याल आता है। वो उसे कहने लगती है कि अगर किसी लड़की का बॉयफ्रेंड उसके साथ चीट कर रहा हो तो क्या उस पर केस किया जा सकता है, कोई कॉम्पनसेशन मिल सकती है। लॉयर लियो उससे कहता है कि तुम्हारे बारे में है? कहती नहीं नहीं, मेरी फ्रेंड के बारे में है। तो वो बोलता है ठीक है, फिर अपनी फ्रेंड से कहो मेरे से मीटिंग कर ले। लेकिन ऑफ कोर्स फ्रेंड तो कोई नहीं थी। मिंग जिंग ही अपनी फ्रेंड के बिहाफ पर वहां मीटिंग करने आ जाती है। लॉयर लियो उससे कहता है कि क्या इन दोनों ने एक्सपेंसिव गिफ्ट्स एक दूसरे से एक्सचेंज किए थे, क्या कोई फाइनेंशियल कंपनसेशन चाहिए। लेकिन मिंग जिंग कहती है फाइनेंशियल नहीं, उसे टॉर्चर देना चाहते हैं। लियो कहता है मैं समझ गया, तुम चाहती हो उसे 2 महीने हॉस्पिटल बेड पर रखा जाए या फिर उसके हाथ पैर तोड़ दिए जाएं। लेकिन सॉरी, तुमने गलत नंबर डायल किया है। मैं एक लॉयर हूँ, कोई गैंगस्टर नहीं। पहले तो उनकी लड़ाई होती है पहली दफा की तरह से ही, लेकिन फिर वो दोनों एक दूसरे को कन्विंस कर ही लेते हैं और लॉयर लियो इस मामले में उसकी हेल्प करने को रेडी हो जाता है। दूसरी तरफ हमें रॉन यू को दिखाते हैं। वो थोड़े बहुत डॉट्स कनेक्ट करती है आपस में। उसके वही चैट पर एक फ्रेंड था जो कि हुआई सॉन्ग का भी फ्रेंड था और हुआई सॉन्ग उससे बात भी करता है एक पोस्ट पर, लेकिन बिल्कुल भी सरप्राइज्ड फील नहीं होता। यहीं से उसे क्लिक कर जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। क्या हुआई सॉन्ग ये सारा समय जानता था कि वही मेरे इस नॉवल का मेन लीड है और मेरे हाई स्कूल का क्रश भी? ओह माय गॉड। लेकिन फिर उसे ख्याल आता है नहीं, वो इतना मीन नहीं हो सकता। मैंने लगता है कि कुछ ज्यादा ही ड्रामास देखने शुरू कर दिए हैं। इतनी गहरी और इतनी बड़ी प्लानिंग वो करेगा? नो नो नो, मेरी लाइफ का क्रश इस तरह का हिपोक्रेट नहीं हो सकता। फिर फाइनली वही बर्थडे वाला दिन आ जाता है। रॉन यू बर्थडे अटेंड करने जाती है। वैसे तो उसे लगता था कि हुआई सॉन्ग नहीं आएगा, लेकिन मन ही मन में कोई डर जरूर था कि वो कहीं से अपीयर ही ना हो जाए। और फिर ऐसा ही होता है, हुआई सॉन्ग वहां पर अपीयर हो ही जाता है और यहाँ पर उनका एक कॉमन फ्रेंड था जिसका नाम याओ था। वैसे तो वो रॉन यू की क्लास का मॉनिटर था, लेकिन वो दूसरे सेक्शन के बॉयज को भी अच्छे से जानता था। वो हुआई सॉन्ग को इन दोनों को इंट्रोड्यूस कराता है और बस उस समय रॉन यू को इतना गुस्सा और इतनी शर्म आती है और उसका मन करता है कि हुआई सॉन्ग को चीर फाड़ के रख दे, अपनी हील से उसके टो को कुचल दे या फिर खुद ही यहाँ से गायब हो जाए। लेकिन फिर भी उसे एम्बैरेसमेंट कवर करके एकदम सरप्राइज्ड होना पड़ता है कि आज तक पता ही नहीं चला कि हम एक ही स्कूल से थे। अब वो तो एम्बैरेस होकर थोड़ी देर के लिए बाहर चली गई थी, जबकि हुआई सॉन्ग यहाँ पर बैठकर आंटीज की बातें सुनने लगता है। पता चलता है कि रॉन यू की मम्मी अपने लिए एक दामाद तलाश कर रही हैं और इसी के लिए वो कुछ आंटियों को भी कह रही थी कि मुझे कोई लड़का दिखाओ। फिर फाइनली जब बारी आती है खाना खाने की तो हुआई सॉन्ग जानबूझकर रॉन यू वाले टेबल पर ही बैठ जाता है और वो भी उसके डैड के बाजू में। उसके मॉम डैड दोनों ही टीचर्स थे। हुआई सॉन्ग उनको अपना इंट्रोडक्शन भी कराता है। वो दोनों उससे बहुत खुश हो जाते हैं। वो यूएसए में एक स्टेबल लॉयर था और स्कूल टाइम में भी एक फैंटास्टिक स्टूडेंट था। ऑफ कोर्स हर कोई उसे देखकर एनवी करता था। वो तो उसके मॉम डैड के सामने नंबर बनाने में एकदम आगे निकला गया था, यहाँ तक कि उन्हें वापसी के लिए लिफ्ट देने की भी बात कर देता है। और रॉन यू की मम्मी तुरंत ही अपने साथ बैठी हुई फ्रेंड को कहती है कोई बात नहीं, लड़का बाद में दिखा देना, क्योंकि उनकी नजरें तो एक हैंडसम से लॉयर पर टिक चुकी थी। लेकिन यही हैंडसम लॉयर उनकी बेटी को तो एक कनिंग फॉक्स दिखाई दे रहा था। यहाँ पर हुआई सॉन्ग उससे जितना क्लोज और जितनी बात करने की कोशिश करता था, रॉन यू उससे उतना ही फासला कर लेती थी या फिर किसी तीसरे को अंदर लेकर आ जाती थी। अब एक दफा हुआई सॉन्ग उसके बाजू में खड़ा होकर उससे कहता, क्या तुम मुझसे नाराज हो? रॉन यू कहती है, लॉयर शू, क्या आपने कुछ गलत किया है? और फिर इसके साथ ही कह देती है कि मेरे मॉम डैड को लियो बहुत पसंद आया था, इस वजह से कि वो ऑनेस्ट पर्सन था। और बस उसने बहुत बड़ी बात कर दी थी। वो दबे दबे शब्दों में हुआई सॉन्ग को एक हिपोक्रेट बोल रही थी। ये सुनते ही उसका दिल टूट जाता है
वो तो आया था उसे इम्प्रेस करने के लिए, उसे सरप्राइज देने के लिए, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसकी गुड बुक से ही निकल जाएगा। अब हॉय सॉन्ग बहुत डरा हुआ और शर्मिंदा होकर बैठा हुआ था। इवन के खाने की टेबल पर जब ड्रम स्टिक्स सामने आती थी तो वो जानबूझकर रोआन यू के सामने उन्हें रोक दिया करता था, लेकिन रोआन यू इतने गुस्से में थी कि वो उठाकर खाती भी नहीं है। वापसी के रास्ते पर वो उसके मम्मी डैडी को और रोआन यू को लिफ्ट दे रहा था। पहले उन्हें उनके घर पर छोड़ता है और फिर उसके बाद वो और रोआन यू अकेले ही रोआन यू के घर तक जाते हैं, लेकिन सारा रास्ता वो खामोशी से ही बैठे रहे थे। वो रोआन यू को कहता है कि मैं तुम्हें ऊपर तक ड्रॉप करता हूँ, लेकिन वो तुरंत ही उसे नो कह देती है कि केस खत्म हो गया है, अब हमारे पास बात करने को कुछ भी नहीं है। और बस ऊपर जाते ही उसने मिंग जिंग को बुलाया हुआ था, जो कि उसके दिल का दुख और दर्द बांटने के लिए वहां आई हुई थी। रोआन यू रोने लगती है और कहती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ये सारा समय वो मुझे सामने बैठकर मुझ पर पन ही मन में हंसता था, मेरा मजाक उड़ाता था। उसे हमेशा से पता था कि मैं उसे कितना लाइक करती थी। मैंने उस पर पूरा का पूरा नॉवल लिख डाला है और वो मेरे सामने बैठकर इस नॉवल को डिस्कस करता था। और आज मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मुझे चिढ़ाने के लिए और अपनी विक्ट्री डिक्लेयर करने के लिए ही वहां पर आया था। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि जिस इंसान से मैंने इतने साल प्यार किया है, एक साइलेंट लव, वो इंसान इस तरह का हिपोक्रेट होगा। मेरा मन कर रहा है कि मैं इस दुनिया से ही डिसअपियर हो जाऊं, मुझे इतनी शर्म आ रही है। लेकिन मिंग जिंग उससे कहती है कि तुम क्यों डिसअपियर होती हो, उसको करो ना अपनी लाइफ से डिसअपियर। और बस वो जोश में आती है और तुरंत ही उसे वही चैट पर ब्लॉक कर देती है। उधर हमें हॉय सॉन्ग को दिखाते हैं। वो खुद काफी परेशान खड़ा हुआ था और सोच रहा था कि इतने सालों बाद मुझे एक मौका मिला था जिंदगी में और वो भी मैंने गंवा दिया है। और बस बेचारी रोआन यू का इतना दिल टूटा था मेन लीड की तरफ से कि उसका मन ही नहीं कर रहा था कि वो इस नॉवल को कंटिन्यू करे। उसे कोई भी इंस्पिरेशन नहीं आ रही थी। वो कहने लगती है कि मुझे इस नॉवल के मेन लीड से नफरत हो गई है, मेरा दिल नहीं कर रहा आगे लिखने को। और वो अपने सोशल मीडिया पर यही पोस्ट डाल देती है, कहती है कि ये नॉवल शायद मैं आगे कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगी और इसके लिए मैं सबको सॉरी कहती हूँ और जिसने सब्सक्रिप्शन ली थी उन सबको उनके पैसे वापस मिल जाएंगे। और बस जैसे ही ये पोस्ट पढ़नी थी हॉय सॉन्ग तो और भी ज्यादा टूट जाता है। उसे लगता है कि मैंने उसे इतना दुख पहुंचाया है कि वो ये नॉवल ही आगे नहीं लिख रही। इसका मतलब है उसे बहुत गहरा घाव पहुंचा है। उस बेचारी को तो पूरी रात नींद ही नहीं आती और हालत हॉय सॉन्ग की भी कुछ ऐसी ही थी। वो सोच रहा था कि जाकर उससे अपोलोजाइज करेगा, लेकिन फिर डर जाता है कि मुझे जूते मार के वहां से निकाल देगी। फिर सोचता है उसके डैड के पास जाऊंगा, लेकिन उसके डैड भी मुझे उससे ज्यादा डांट कर निकालेंगे। उसे मैसेज करने लगता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ अपोलोजाइज करने के लिए, लेकिन मैसेज तो कहाँ पहुंचना था, वो तो ब्लॉक हो चुका था। अब वो किसी तरह से लियो से कहकर उसे मैसेज कराता है और लियो के बहाने बहाने उससे पूछ रहा था कि तुम ये नॉवल कंटिन्यू क्यों नहीं कर रही हो। लीगल इशू तो हैंडल हो चुका है, तुम्हारी ऑडियंस वेट कर रही है। लेकिन आगे से रोआन यू का रिप्लाई आया था। उसने कहा था कि मुझे इस नॉवल के मेन लीड का कैरेक्टर एकदम गिरा हुआ लग रहा है और इसी वजह से मैं इस नॉवल को कंटिन्यू करने वाली नहीं हूँ। ये इतना तगड़ा मुंह के ऊपर स्लैप था कि जिसकी वजह से हॉय सॉन्ग बेचारा टूट कर ही रह जाता है। लियो उससे कहता है कि शायद इससे आगे मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगा। अब हॉय सॉन्ग किसी न किसी तरह अपने आप को काम में बिजी करने की कोशिश करता है, जबकि रोआन यू वो भी खुद को एकदम फ्रेश करने की कोशिश में मिंग जिंग के साथ सारा दिन बाहर गुजारती है, ढेर सारी शॉपिंग करती है, बहुत इंजॉय करती है। ये सोच करके थक गई हूँ, खूब सारी नींद लूंगी। लेकिन जैसे ही घर पहुंचती है तो हर जगह बैठा हुआ उसे हॉय सॉन्ग ही दिखाई देता है। पहले तो उसके लिए जो स्लीपर्स लिए थे वो उठाकर फेंक देती है, लेकिन फिर सोचती है कि अपना डाइनिंग टेबल, अपना काउच क्या क्या फेंकूं, हर जगह वही दिख रहा है। और बस इन दी एंड उसे यही ख्याल आता है कि उसे अपनी लाइफ से डिसअपियर नहीं करना, बल्कि मैंने ही डिसअपियर होना है। और फिर इसके साथ ये सीन शिफ्ट होता है। हॉय सॉन्ग नेक्स्ट मॉर्निंग रोआन यू के दरवाजे पर खड़ा नॉक नॉक कर रहा था, बार बार सॉरी बोल रहा था कि दरवाजा तो खोलो, लेकिन इतने में नेबर आकर उसे बताती है कि लड़की यहाँ पर अब नहीं रहती। वो आज ही सुबह बहुत सारा लगेज पैक करके यहाँ से जा चुकी है। और बस इसी के साथ ये पार्ट यहाँ पर एंड होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।